पहले हमने व्याख्यान में चर्चा की थी कि किशोर अवस्था क्या है। प्रथम व्याख्यान जो हमारा था, हमने यही समझने की कोशिश की थी कि किशोर अवस्था क्या है, और द्वितीय व्याख्यान हमारा था कि किशोर अवस्था में जीवन कौशल में क्या क्या ज़रूरतें हैं और जीवन कौशल में हम बड़े यानी कि या तो आपके हम टीचर्स या फिर हम पेरेंट्स, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और मैं दोबारा आपको ध्यान दिलाने के लिए कि हमने क्या क्या चर्चा की थी, एक बार दोबारा बिंदुओं को आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी, ताकि आपको रिवाइव हो जाए, आपको दोबारा याद आ जाए कि हमने किस बारे में क्या क्या बातें की थी। हमने बात की थी कि जीवन कौशल की अवधारणा क्या है, हमने बात की थी कि जीवन कौशल को किस तरह से सिखाना चाहिए, स्कूलों और शिक्षकों की भूमिका और एजेंसियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। हमने यह भी बात की थी कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है, और स्थानीय निकाय, स्कूल और शिक्षकों की भूमिका पे हमने काफ़ी देर तक चर्चा की थी। हमने किशोर अवस्था के प्रमुख मुद्दों पर भी बात की थी। साथियों, हमने बात की थी कि यदि एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स हम एडोलेसेंट्स के साथ बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं देते हैं, उनको अपने नज़दीक नहीं ला पाते हैं, जो दूरियां हैं उनके और हमारे बीच में अगर वह हम नहीं मिटा पाते हैं, तो उसकी वजह से वे गलत संगति में जा सकते हैं, यानी अपने साथियों से गलत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या किसी क्वैक के पास जाके अपूर्ण या गलत जानकारी ले सकते हैं, जिसकी वजह से वे समय पे ना तो चिकित्सा की जो सहायता चाहिए ना वह ले पाएंगे, और साथ में उनको सही स्रोत से यदि सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती तो उसकी वजह से वो गलत संगति में और अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ भी पैदा कर सकते हैं, अपने लिए इमोशनल इश्यूज़ भी पैदा कर सकते हैं। मित्रों, भारत में 30% एडोलेसेंट्स हैं और ये पाया गया है कि असुरक्षित यौन संबंध, गर्भावस्था, गर्भपात और यौन संक्रमित बीमारियों का जो खतरा है वह 15 से 24 आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा होता है, और एड्स का 30% से अधिक बोझ का जो योगदान है वह एडोलेसेंट्स ही ढोते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने किशोरों के साथ हर एक मुद्दे पर खुलकर बात करें, उनसे दोस्त की तरह भी बात करें, जिससे कि एक उनको हम सही भावनात्मक और मानसिक स्वस्थ रखने में उनकी मदद कर सकें। दूसरा, उनको सही पोषण क्या है, और साथ में शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से भी हम उन्हें दूर रख सकें, उनका दुरुपयोग में उन्हें ना पड़ने दें। और यौन स्वास्थ्य तो एक चीज़ है ही जिसके बारे में हमें एडोलेसेंट्स को बताने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर ज़रूरत है हमें कि जो एडोलेसेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं 15-16 की उम्र में, उनको सही व्यवहार वे सीखें, सकारात्मक व्यवहार सीखें, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं में उनकी सही अभिव्यक्ति हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें समझाएं और उन्हें ट्रेन करें। किस में ट्रेन करें? उन्हें कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इनमें हम उन्हें ट्रेन करें। जब हम जीवन कौशल की बात करते हैं तो जनरली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वह करते हैं कॉग्निटिव में, इंटरपर्सनल में, इंट्रापर्सनल में। इसी में ही हमने उन्हें समूहीकृत किया हुआ है, और इनके बारे में जानकारी देना और इनके बारे में ट्रेन करना ये बहुत ज़रूरी है। केवल जानकारी से ही काम नहीं चलेगा मित्रों, बल्कि हमें इसमें उन्हें ट्रेन करने की भी ज़रूरत है। यदि हम चाहते हैं कि संवेदनशीलता हमारे बच्चों में विकसित हो, तो हमें उसके लिए शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी होगी, जिससे कि वे संवेदनशील बने। अगर हम चाहते हैं वे सामाजिक बने, सोशल बीइंग बने, तो उसके लिए भी हमें शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र के बारे में सही जानकारी हो, लोकतंत्र के विकास में वे जागरूक भी रहें, सूचित भी रहें, संबंधित भी रहें, स्पष्ट भी रहें, सक्रिय भी रहें और सक्षम भी रहें, तो ये सब चाहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ समय समय पर उसके बारे में डिस्कस करें, और साथ में उनको
अपने में प्राउड होना, अपनी कम्युनिटी में, अपने पेरेंट्स पे, अपने आसपास जो लोग हैं उनमें प्राउड होना सिखा सके, उन्हें अच्छी डिसीजन मेकिंग सिखा सके, उनको कोऑपरेट करना सिखा सके, उनको कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना सिखा सके, उन्हें हम सिखा सकें कि किस तरह से रचनात्मक आलोचना का उपयोग करना है यूजिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यह भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ में ज़रूरी है कि हम उन्हें सिखाएं कि कैसे ट्रस्ट बनाना है, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। इसके अलावा जो ज़रूरी है, जो पारस्परिक कौशल में जो आता है, वह है कम्युनिकेशन सिखाना। कम्युनिकेट कैसे करना है, टीम में कोऑर्डिनेट कैसे करना है, टीम में समन्वय कैसे लाना है। समन्वय के अलावा हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें सिखाएं कि एम्पैथाइज कैसे करना है, सहानुभूति किस प्रकार उनके अंदर हमें लानी है, कि फीलिंग ऑफ एम्पैथी होनी चाहिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज की तारीख में हम बात करते हैं EQ की, हम बात करते हैं SQ की, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें समझा पाएँ, सिखा पाएँ कि हाउ टू यूज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रज्ञा का उपयोग किस प्रकार करना है, ये हम उन्हें सिखा सकें। तो मित्रों, ये तो अगर आपको दोबारा याद आ गया होगा, और नहीं तो आप YouTube पे जाके पुराने वाले जो हमारे व्याख्यान हैं, जो चर्चा हैं, उसको आप दोबारा देख के अपनी जानकारी को दोबारा से रियलाइव कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कि क्षमता में कैसे सुधार करना है, तो हमने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं कि पारस्परिक कौशल के लाभ क्या हैं, हम बात कर चुके हैं कि उनको किस तरह से फेलियर्स के साथ कोप करना है, और हम बात कर चुके हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन उनको कैसे करना है। मित्रों, आपको याद होगा कि जब हम समय प्रबंधन की बात कर रहे थे तो मैंने बार बार एक ही बात पे जोर दिया था कि समय प्रबंधन का मतलब होता है कि आपको आउटपुट ओरिएंटेशन लाना अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में। यदि आप आउटपुट ओरिएंटेशन ला पाते हैं तो आप अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल्स की मदद से भी डिस्कस किया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, और हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की और असर्टिव स्किल की। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच किस तरह से पैदा करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच किस प्रकार पैदा करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाने का कौशल किस प्रकार से हमें उनके अंदर जागृत करना है, निर्णय लेने का कौशल किस प्रकार जागृत करना है, और दृढ़ कौशल असर्टिव स्किल किस प्रकार जागृत करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का अर्थ क्या है? स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपके शरीर में तनाव हो रहा है। आपके शरीर में तनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आसपास की आपकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसके कारण से आपके शरीर में तनाव हो रहा है। और ये एक चुनौती है शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए, कि इसको किस प्रकार आपको मैनेज करना है। आमतौर पे देखा गया है कि मानव शरीर जो तंत्रिका है, जो तंत्र है, वो अपने आप विशिष्ट हार्मोनों को सक्रिय करके प्रक्रिया दे के स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे रक्त प्रवाह में एड्रेनालिन और कोलेस्ट्रॉल जारी किए जाते हैं। इसीलिए जनरली ये देखा जाता है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में आपके जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, उससे आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उससे आप जल्दी सोच पाते हैं, उससे आपकी हृदय गति भी बढ़ती है, आपको सांस लेने की दर भी बढ़ती है, आपका रक्तचाप, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है, और आपकी मांसपेशियों के समूह में भी अधिक रक्त प्रवाह होने लगता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब से ऊर्जा बढ़ती है और आपके ग्लूकोज रिलीज में भी सुधार होता है। तो मित्रों, ये सब सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेस अच्छी चीज़ है। मैं भी कहूँगी कि स्ट्रेस अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस से क्या होता है कि एक तो आपको सोचना ज़्यादा आता है, यानी कि सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। ये सकारात्मक भी होता है तनाव, और नकारात्मक भी होता है। अच्छा तनाव बनाम बुरा तनाव,
ये समझने की ज़रूरत है, किशोर अवस्था में ही ये समझाने की ज़रूरत है कि अच्छा तनाव क्या है और बुरा तनाव क्या है। अच्छा तनाव यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारा कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है जिसका हमें पता है 1 हफ़्ते पहले, उसके लिए हम थोड़ा सा तनाव महसूस करते हैं। तनाव महसूस करते हैं, उसी की वजह से हम पढ़ना भी शुरू करते हैं, मेहनत भी करते हैं। और हम मेहनत करते हैं, वो जो दबाव होता है उसकी वजह से हम उस चीज़ को सीरियसली लेके उस चीज़ को सीखते हैं, लर्निंग भी हमारी इम्प्रूव होती है। तो ये तो हो गया आपका अच्छा तनाव। परंतु यदि आपका टेस्ट है और आपको ये 10 दिन पहले पता था, परंतु अब केवल कुछ घंटे बचे हैं, शाम को 5 बजे आपको याद आता है कि सुबह जब आप स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तो सुबह आपका टेस्ट है, तो उसको आपको कैसे डील करना है। तो इसमें आपको नकारात्मक तनाव होता है, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपके पास तैयारी के लिए समय कम होने के कारण आप में ज़्यादा तनाव होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप अच्छी तरह ना तो प्रिपेयर कर पाते हैं और तनाव के लक्षणों की वजह से प्रॉब्लम भी होती है। अक्सर ये देखा गया है कि स्कूल में ज़्यादा दबाव होने की वजह से भी जो किशोर हैं वे दबाव महसूस करते हैं। करियर निर्णय के लिए भी वो दबाव महसूस करते हैं। करियर निर्णय के लिए दबाव के 2 कारण होते हैं। एक तो उनको वह जो उम्र है वह उम्र इतनी सेंसिटिव होती है, उसी समय में उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें किस करियर में जाना है। करियर निर्णय का वह समय होता है, इसीलिए वो दबाव महसूस करते हैं। दूसरा दबाव महसूस करते हैं कभी कभी जब हम एज पेरेंट्स या एज टीचर्स उन पर दबाव बनाते हैं कि आपको यही करियर लेना चाहिए। तीसरा जो एक्सपेक्टेशंस वो खुद से बांध लेते हैं। कई बार उनको ये लगता है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो वो अपने लिए बहुत ऐसे मापदंड रख लेते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अनअचीवेबल होते हैं और वो ढंग से स्ट्रैटेजी फिर डेवलप नहीं कर पाते और अनअचीवेबल होने की वजह से भी कई बार देखा गया है कि तनाव महसूस होता है। तो करियर निर्णय दबाव महसूस कराता है, स्कूल भी दबाव महसूस कराता है। एक और दबाव है जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर हम किशोरों की बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण दबाव है डेटिंग और दोस्ती का, क्योंकि यह एक उम्र है। याद होगा मित्रों, हमने जब किशोर अवस्था के बारे में बात की थी तो हमने कहा था यह जो उम्र है ये अपोजिट सेक्स को अंडरस्टैंड करने की, अट्रैक्ट होने की उम्र है। तो क्योंकि डेटिंग और दोस्ती का दबाव होता है, वह भी दबाव उनको कई बार बहुत ज़्यादा महसूस होता है। परिवार और सहकर्मियों का संघर्ष तो उनको सहना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि जो सहकर्मी हैं वे उन पर नेगेटिव टाइप का दबाव डालते हैं। नेगेटिव टाइप का नकारात्मक दबाव किस प्रकार होता है? नकारात्मक दबाव होगा कि वो ये कहते हैं कि रात को लेट तक पार्टी करना अच्छी बात है और अल्कोहल पीना या टबैको लेना अच्छी बात है। ये जो दबाव है इनसे भी डील करना बच्चों को आना चाहिए। कई बार बच्चे पीयर ग्रुप द्वारा ही बुली भी होते हैं, उन्हें तंग भी किया जाता है। उसके अलावा यह भी देखा गया है कि युवा अवस्था में शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, वह भी दबाव होता है, क्योंकि वह बदलाव जो आ रहे होते हैं वह भी उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बहुत दबाव महसूस करते हैं। आजकल देखा गया है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और करियर की वजह से बच्चों के बहुत क्रैम्ड शेड्यूल्स होते हैं और उसके अलावा माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया जाए। तो अक्सर ये देखा जाता है कि परिवारों में बच्चे को वही 8-10 घंटे हैं, 8-10 घंटे के अंदर उसे स्कूल से आके होमवर्क भी करना है, उसके अलावा उसे गिटार क्लास भी जाना है, स्पोर्ट्स एकेडमी भी जाना है, ट्यूशन्स भी जाना है, एक आध एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सीखनी है। उसकी वजह से उसका शेड्यूल इतना क्रैम्ड हो जाता है, वो उम्मीदें उसकी खुद से और साथ में माता पिता की उम्मीदें उससे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसकी वजह से भी बच्चे अक्सर दबाव महसूस करते हैं। कई बार वित्तीय समस्याएं होती हैं और कई बार प्रिय की मौत, किसी भी प्रिय की मौत भी आपको तनाव में लाती है। कुछ तनाव तो ऐसे हैं कि जिनका लक्षण साफ नज़र आता है, जैसे सिर दर्द होना या पेट में दर्द की शिकायतें होना। तो मित्रों, जो भी अध्यापक अभी मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी बच्चे के
सिर में लगातार दर्द रहता है या पेट में दर्द की वह शिकायतें करता है, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है, आपको इसे ईज़िली नहीं लेना है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है, उससे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करनी है कि कहीं वह बहुत ज़्यादा दबाव में तो नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो महसूस नहीं हो रहा। उसके अलावा बच्चे मांसपेशियों में दर्द और थकावट की भी शिकायत करते हैं, अकेले भी रहना चाहते हैं और गुस्सा होता है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, चिंता और घबराहट के लक्षण देखे जाते हैं, सोने और खाने के पैटर्न में परिवर्तन होता है। यह तो माता पिता आराम से देख सकते हैं। अगर बच्चे के सोने और खाने के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है दबाव में है। और अक्सर ये पाया गया है कि जब बच्चा दबाव में होता है तो ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई होती है। हम जो आज जीवन कौशल की बात कर रहे हैं, यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखा गया है कि जीवन कौशल में यदि बच्चा पारंगत है, कोई भी पारंगत है, तो वह ध्यान अच्छी तरह केंद्रित कर पाता है। और जो व्यक्ति ध्यान अच्छी तरह केंद्रित कर पाएगा तो वह कोई भी काम हो, चाहे वो एकेडमिक उपलब्धि हो, चाहे वह कोई और काम हो, वह बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, यानी वह अपने किसी भी काम में प्रोडक्टिव होगा। इसीलिए भी ज़रूरी है कि हम उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरह से निपटना है, यह रणनीतियाँ ज़रूर सिखाएं। एक तो रणनीति हमारे लिए जो है वह है कि बातचीत, हम उनसे बातचीत करें, बातचीत करके उन्हें ये समझाएं कि वे खुद को बार बार समझा सकें कि वे संभाल सकते हैं। बहुत अच्छी ये टेक्निक है, यदि हम खुद को बार बार बोलें कि मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ या सकती हूँ, तो अक्सर ये देखा गया है कि हम उस चीज़ को कर पाते हैं। यदि हम बार बार खुद को ये कहते रहते हैं कि फंस गया, कैसे होगा, अब ये मैं परेशान हो रहा हूँ, इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूँ, तो वह काम भी आपके लिए मुसीबत बन जाएगा और वह आप कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को ये समझाइए कि आप जो कर रहे हैं वह आप कर सकते हैं और आप जो भी सिचुएशन है उसको आप संभाल सकते हैं। दूसरा, आपको मांसपेशियों को आराम देना आना चाहिए। मांसपेशियों को आप किस प्रकार आराम देंगे, यानी कि आपको नित्य रूप में एक्सरसाइज, अपने फिज़िकल फिटनेस को ध्यान में रखना चाहिए। हर रोज़ कुछ समय आपको फिज़िकल फिटनेस पे काम करना चाहिए। 15 मिनट से आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूरी है। कम से कम इतना समय हमें हर रोज़ एक्सरसाइज में लगाना चाहिए। इससे दो चीज़ें होती हैं, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, उससे एक तो आपकी मांसपेशियाँ खुलती हैं, ढीली होती हैं। दूसरा, जो भी आपके नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं वह फिज़िकल एक्सरसाइजेस की वजह से पसीने में निकलकर बाहर निकल जाते हैं। जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि पसीने से आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो बाहर निकल जाती हैं, तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको साल 2 साल में अचीव करना है। आपको उसको छोटे छोटे लक्ष्य में सेट करना चाहिए और लक्ष्य इतने छोटे होने चाहिए कि वह दिन से कुछ घंटों में आ जाए। यानी आपको यह होना चाहिए कि आपको इस घंटे क्या काम करना है। ये आप कब कर पाएंगे, जैसे हमने पहले टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की बात की थी, तो हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार आप समय के छोटे छोटे स्लॉट्स बनाइए, अचीवेबल स्लॉट्स बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो वीकेंड है या कुछ समय बाद आपको रिवीजन स्लॉट भी बनाने चाहिए। यानी कि आपको छोटे लक्ष्य तय करें। उसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि आप व्यायाम करें। उसके अलावा आप नियमित भोजन कीजिए। और नियमित भोजन कैसा? नियमित अच्छा भोजन, यानी इसमें आपको जो भोजन करना है वह पौष्टिक भोजन करना है। ऐसा खाना है जो आपके शरीर को पॉजिटिविटी दे, नेगेटिविटी कम दे। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साग, सब्जी और फल खाने हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है उचित नींद। मित्रों, ये माना जाता है कि नींद जो आपका एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं, एडोलेसेंस में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद उन्हें मिलनी चाहिए। यह है उचित मात्रा की नींद। यदि नींद में कमी आती है तो स्ट्रेस में प्रगति होती है, स्ट्रेस आपका बढ़ता है। उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सकारात्मक अनुशासन।
सकारात्मक अनुशासन से हम क्या समझते हैं? सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए पॉजिटिव सेंस में, यानी आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए और साथ में अनुशासित उनको उस तरह से कीजिए कि उनको ये समझ आए कि जो भी बड़ा उनके साथ है वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वह उसको करना है क्योंकि उनको ये समझ आए, क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं ये एडोलेसेंट है, इनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, हम आउटसाइड से फोर्स नहीं कर सकते, हम इनको समझा सकते हैं और एक डिसिप्लिन्ड सिचुएशन और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट से उनको ये समझा सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार जो कहा जा रहा है उसको करना है। सकारात्मक अनुशासन में पढ़ना भी आता है, यानी कि बच्चे को यह पता होना चाहिए, जो हम किशोर की बात कर रहे हैं, किशोर को समझ आना चाहिए कि अगर उसे खेलना है तो सिर्फ आधा घंटा खेलना है, जो भी समय निर्धारित हुआ है उतना ही समय उसको देना है। अनुशासन का अर्थ ये भी है कि यदि बच्चा गैप ले रहा है, ब्रेक ले रहा है पढ़ने के बीच में, तो वह पढ़ने के बीच में यदि निर्धारित हुआ है कि वह 5 मिनट का ब्रेक लेगा या 10 मिनट का ब्रेक लेगा, तो उससे ज़्यादा वह अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। 5 मिनट बाद वह खुद ही वापस उसे आ जाना चाहिए और दोबारा पढ़ने बैठ जाना चाहिए। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ यह भी है कि यदि किशोर को ये कहा गया है कि उस समय जब वह पढ़ रहा है उस समय ना तो उसके पास फ़ोन होना चाहिए, ना ही और कोई डिस्टर्बेंट एजेंट होना चाहिए। फ़ोन को डिस्टर्बेंट एजेंट का नाम दिया जाएगा। साथ में डिस्टर्बेंट एजेंट उसके अलावा होंगे आपके ऐसी कोई आपका लैपटॉप या आपका पीसी या आपका सोशल ग्रुप, ये सारे डिस्टर्बिंग एजेंट्स हैं जो हमारा ध्यान भंग करते हैं। तो उन डिस्टर्बिंग एजेंट से अगर उसको कहा गया है कि दूर रहना है तो वह उस समय दूर रहे। तो ये आपको उस एनवायरनमेंट में ही डालना होगा और बच्चे को भी धीरे धीरे नियंत्रण करना आ जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो किशोर है वह खुद को स्वीकार करे। खुद को स्वीकार करने का अर्थ क्या है कि वह समझे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वह समझे कि उसकी वीकनेसेस क्या है। स्वॉट एनालिसिस अगर सिचुएशन की होती है तो पर्सन की भी होती है, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये हर एक व्यक्ति को अपनी पता होनी चाहिए। वीकनेस और स्ट्रेंथ व्यक्ति के अंदर है और साथ में सिचुएशन में भी है। और साथ में जब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की कि थ्रेट्स सिचुएशन से भी आती है और हमारी खुद से भी आती है। यदि हमें मित्रों के साथ मिलना जुलना और बात करना बहुत पसंद है तो वह थ्रेट भी हो सकती है। और यदि हमारी कम्युनिकेशन स्किल, इसी को ही हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली ले सकते हैं, क्योंकि हमारे मित्रों के साथ अच्छा हम प्रभाव रखते हैं और हमारे मित्र अच्छे हैं तो उनसे हम अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी ले सकते हैं और टाइमली हेल्प भी ले सकते हैं, यानी यह अपॉर्चुनिटी हो गई। एक ही चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वही चीज़ आपके लिए थ्रेट भी हो सकती है। अगर आप दोस्तों के साथ घूम फिर कर समय बर्बाद कर रहे हैं तो वह थ्रेट है। साथ में अगर आप मित्रों के साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा विषय है या कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो आपको नहीं समझ आता और वह आपके मित्र को बहुत अच्छा आता है, आप उस मित्र से वह चीज़ समझते हैं, तो वह अपॉर्चुनिटी हो गई। उसके अलावा यह भी बहुत ज़रूरी है कि वह गलतियों से सीखने की क्षमता हो। गलतियों से सीखने की क्षमता अक्सर ये देखा जाता है कि जब किशोर अवस्था आती है तो वह कम हो जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह गलतियों से सीखता है। छोटे बच्चे का ही मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, दोबारा वही उदाहरण दूंगी कि छोटा बच्चा अगर गिरता है तो वह उठता है और हंसता है, क्योंकि वह इसलिए हंसता है कि देखो मैंने गलती की। वो खुद भी खुश होता है और सामने वाला भी खुश होता है। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, हम जो बड़े हैं उनको बार बार ये कह कर कि गलती करना सही नहीं है, गलती करना सही नहीं है, उन्हें अपनी गलतियों पे शर्माना सिखा देते हैं, गिल्टी महसूस करना सिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह गलतियों से सीखना छोड़ देते हैं। परंतु यह देखा गया है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा गलतियां करता है उतना ही वह प्रोग्रेस भी करता है। तो मित्रों, यह समझने की बहुत ज़रूरत है बड़ों के रूप में भी, और यह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है बड़ों के रूप में कि बच्चे को गलतियां करनी चाहिए, अधिक से अधिक गलतियां करनी चाहिए, और जो गलतियां करेगा तभी वह आगे बढ़ेगा। परंतु इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि जो गलतियां हैं वह कुछ इस प्रकार ना हो जाएं कि जिससे कि वह
जीवन भर पछताए, यानी कि उस पर कंट्रोल रखना, ये देखना कि वो जो गलती कर रहा है उसको आपको वॉच करना है, आपको यह नियंत्रित करना है कि वो जो गलती कर रहा है वह कंट्रोल हो सके, यानी और धीरे धीरे बच्चे को भी ये समझाना है कि वह फोकस करे उन चीज़ों पे जो कंट्रोल हो सकती हैं, जो चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो सकती उन पे फोकस ना करे। जैसे कि अगर हम एडोलेसेंस किशोरों के लिए बात करें तो हम कहें कि आप अपने माँ बाप का एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, परंतु किस समय क्या कहना है और किस तरह अपनी बात मनानी है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मित्रों के साथ कहीं पार्टी में जाना चाहते हैं और आपको इसकी परमिशन चाहिए और आपको पता है कि आपको उस समय परमिशन मिलने में हो सकता है थोड़ी सी दुविधा आए और पेरेंट्स आपके नहीं देने वाले परमिशन, तो आप पहले उनको दिखाइए कि आप अपनी पढ़ाई में भी रुचि ले रहे हैं और वहाँ जाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ में उनका ट्रस्ट भी बिल्ड कीजिए। ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड करेंगे? अगर आप जा रहे हैं और वो आपको अगर 2 घंटे की अनुमति है तो कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में ही वापस आ जाएं। ये ना हो कि आपको 2 घंटे की अनुमति है और आप 5 घंटे में वापस आएँ। इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है, इससे पेरेंट्स को लगता है कि परमिशन देकर कुछ गलत किया गया। यानी कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको धीरे धीरे अपने रिलेशंस में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्थिति का जो कि आपका फियरफुल सिचुएशन होने वाली है उसका अभ्यास करके जाएं, क्योंकि अभी हमने बात की, जब हम किशोर की बात कर रहे थे तो हमने बात की कि किशोरों में स्ट्रेस होने का एक कारण पीयर ग्रुप भी होता है। जो पीयर ग्रुप है उसको गलत आदतों की तरफ कई बार ले जाता है, और क्योंकि किशोरों को उसको डील करना नहीं आता इसीलिए वह अक्सर फेल हो जाते हैं। तो उन्हें ये सीखना ज़रूरी है कि कैसे फियरफुल सिचुएशंस को डील करना है। जैसे यदि आपको पता है कि आप जिन मित्रों के साथ जा रहे हैं वो मित्र आपको फोर्स कर सकते हैं टबैको सेवन के लिए, तो और अगर आप ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे तो आपको ये भी डर है कि आपकी इमेज शायद नेगेटिव हो जाए उसकी, और इसीलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे डील करें। कभी आप अवॉइड करते हैं उनको, पीयर ग्रुप को, और कभी आप उसकी वजह से टबैको सेवन कर भी सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन का अभ्यास करें। आप अपने मित्रों को ये कहना सीख पाएँ कि भाई मुझे टबैको अलाउड नहीं, मैं घर में गया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको देर रात रुकने के लिए कहा जा रहा है तो आप घर में ही ये प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, और एडल्ट्स उनके साथ प्रैक्टिस करें कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको क्या कहना है। वो ये कह सकते हैं कि रात को देरी अगर गया तो मेरी तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं बिल्कुल 1 मिनट भी लेट हुआ तो मेरे तो घर वाले मुझे घर से ही निकाल देंगे, मैं नहीं रुक सकता। तो इस टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्सक्यूजेस, जिससे कि आप उस टाइम स्पॉन्टेनियस हो और उस टाइम उस टाइप की रिएक्शंस भी दे सकें। जैसे एग्ज़ाम है, एक फियरफुल सिचुएशन है जब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस की है, एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने का अर्थ खाली सिलेबस कंप्लीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 घंटे क्योंकि आपको बैठ के एक क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, और आपको रिवीजन का टाइम भी देखना है, आपको अपना प्रेजेंटेशन भी देखना है, और साथ में कंप्लीशन भी देखना है। तो अगर आपने खूब सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं तो, और आपने समय निर्धारण भी किया है, आपने 1 महीना कम से कम लगाया है अगर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने में, तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप रिलैक्स होंगे, इजी होंगे, और वह फियरफुल सिचुएशन आपके लिए उतनी फियरफुल नहीं रहेगी, और वो जो स्ट्रेस भी होगा उसकी वजह से, एग्ज़ाम की वजह से, वह भी पॉजिटिव काम करेगा। आपको सोचने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मित्रों, अभी हमने जो बात की कि किशोरों को तनाव प्रबंधन में व्यस्त कैसे मदद कर सकते हैं। एक तो उनके विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। विश्वास का निर्माण किस प्रकार करेंगे? विश्वास का निर्माण करने के लिए आपको उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट करने के कारण देने होंगे, और साथ में आपको उनके ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप उनको ट्रस्ट करें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि एज ए पेरेंट्स आप उन्हें ट्रस्ट कीजिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि किशोर पर तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चे पर तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन किशोर अवस्था पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते।
तो ट्रस्ट कीजिए, बट ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, विश्वास कीजिए परंतु अंधविश्वास मत कीजिए। आपको उनको अभ्यास कराना होगा कि जो भी फियरफुल सिचुएशंस हैं उनके साथ कैसे उनको डील करना है। आपको हमेशा उपलब्ध रहना होगा, यानी किशोर को पता होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई परेशानी आती है तो उसके सामने, उसके पास उसके पेरेंट्स उपलब्ध हैं, उसके टीचर्स उपलब्ध हैं, कोई एडल्ट उपलब्ध है जिनसे वे जानकारी भी ले सकता है और जिनसे वे राय भी ले सकता है। इसके अलावा आपको खुद सकारात्मक और भावनात्मक प्रतिक्रिया का अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना होगा। कई बार ये देखा गया है कि यदि किशोरों को लगता है कि जो एडल्ट्स हैं, जो पेरेंट्स या टीचर्स हैं, अगर खुद वही वीकनेस दिखाते हैं, यानी वे खुद ही भावनात्मक रूप में उन्हें स्ट्रांग नहीं नज़र आते, तो वह उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, वह इनकी इज्जत नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा मॉडल उनको खुद बनकर दिखाना होगा कि आप की जो भावनात्मक प्रतिक्रिया हो वह हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वह हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। तो बच्चे को लगेगा कि भाई आप राइट मॉडल हैं इमिटेट करने के लिए। इसके अलावा हेल्दी और डाइवर्स फ्रेंडशिप एनकरेज करें, अच्छे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि मित्रों हमें ये समझना ही होगा कि जो किशोर है वह आने वाली जनरेशन है और उनको आगे अपने ही मित्रों के साथ, अपने ही हम उम्र के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वे किस प्रकार अच्छी दोस्त बना सकें। उन्हें अभिभूत होने पर वे बातचीत कर सकें, यह भी बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि कोई शारीरिक गतिविधि है उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी कीजिए और शारीरिक गतिविधि में उन्हें एंगेज भी कीजिए, यानी कोई ना कोई एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स उनकी रेगुलर लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि किशोरों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए स्पोर्ट्स और भी ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा मित्रों हमने बात की स्वस्थ भोजन की, हमने बात की कि समस्याओं को हल कैसे करना है, उन्हें सिखाना है। समस्याओं को हल करने के सिखाने के तरीके होते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो पहले आपको उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्टिवली आपको यह देखना पड़ेगा कि यह जो समस्या है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे हम रिसर्च करते हैं उसी तरह से आपको हाइपोथेटिकली साइंटिफिक मेथड से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इसका ये हल हो सकता है या ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है। उसमें आप कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से आप कम से कम 10-12 हल पर आइए और 10-12 जो हल होंगे उनको फिर आप नकारते जाइए। यहाँ आपको चुनना नहीं है, यहाँ आपको नकारना है। जो हल आपको लगे कि यह या तो संभव नहीं है या फिर यह उतना अच्छा हल नहीं है, तो आप उसको नकारते जाइए। अंत में आप 2 या 3 ऐसे हल होंगे जो आपको लगेगा कि इस समस्या के ये हल हो सकते हैं, तो आपको फिर उनमें से भी कोशिश कीजिए कि जो हल आपको लगे कि इसको करने में कुछ नुकसान हो सकता है, आप उसको छोड़ दीजिए और जो हल है उसको आप चूज़ कर लीजिए। ये एक सिंपल सा साइंटिफिक मेथड है जो हमें लाइफ में भी अपनाना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बहुत हेल्प करता है। अगर हम समस्याओं को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर दें, अगर हम ये ना देखें कि जो प्रॉब्लम है हाँ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, बल्कि ये देखें कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से डील करना है और इस प्रॉब्लम का ये हल हो सकता है। अगर हम इस तरह से डील करना सीख जाएं तो हमारा स्ट्रेस अपने आप ही कम रहेगा। यानी हमें जो केंद्र करना है, अपना दिमाग का जो केंद्र रखना है वह समस्या पे रखना है, हमें अपने भीतर नहीं रखना है, अपने ऊपर नहीं रखना है। कठिन समय में परिवार और दोस्तों को किस प्रकार उनके प्यार और समर्थन को किस प्रकार पाना है, उनके साथ समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी, सबसे ज़रूरी है टेलीविज़न, वीडियो और जो गेम्स हैं, सोशल लाइफ जो है उसको मॉनिटर करें। बड़े ये देखें कि उनको कितना अलाउ करना चाहिए, कितना समय उनको अलाउ होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसे प्रेरक हैं जो समय भी बर्बाद करते हैं और समय बर्बाद करने की वजह से बाद में स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो। यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में
आपको अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक हो सकता है, यदि आपको पेंटिंग का शौक़ है तो पेंटिंग हो सकता है। और अक्सर ये देखा गया है कि ये म्यूज़िक, पेंटिंग, ये गतिविधि ऐसी हैं कि जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। उसके अलावा आपको अपनी शेड्यूलिंग को कैसे लिमिट करना है, यानी जब आप शेड्यूल बनाएं अपना, आप ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ आप छोड़ सकते हैं। यानी अगर आप टीवी ड्रॉप कर सकते हैं, आप टीवी ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, साथ में गिटार भी सीख रहे हैं और साथ में आप कोई स्पोर्ट्स भी प्रोफेशनल तरीके से सीख रहे हैं, तो आप और आपको पढ़ना भी है, तो आप अपने लिए ऐसा स्लॉट बना रहे हैं, ऐसी लाइफ बना रहे हैं कि जिसमें आपके पास खुद के लिए समय नहीं होगा, आप खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो इस शेड्यूलिंग को आपको लिमिट करना पड़ेगा, यानी 1 या 2 एक्टिविटीज़ रख लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और उसके अलावा जब एक ख़त्म हो जाए तो आप दूसरी रख सकते हैं। यानी कि आप अगर जो गिटार सीखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो आप गिटार सीख सकते हैं, अगर बास्केटबॉल सीखना ज़रूरी है तो बास्केटबॉल सीख सकते हैं। तो एक चीज़ एक बार में करिए, ज़्यादा सीखना एक बार में ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे, बहुत जीवन पड़ा है, धीरे धीरे हम सब कुछ सीख सकते हैं। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ भी सीखी जा सकती है और ज़रूरी नहीं है कि किशोर अवस्था में ही हमें सब कुछ सिखाना है, बड़े होने के बाद भी सीख सकते हैं। आपकी और हमारी उम्र में आके भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा बड़े होने के पेरेंट्स के रूप में आपको शिक्षकों के संपर्क में रहना है और शिक्षकों को भी पेरेंट्स के रूप में पेरेंट्स के संपर्क में रहना है, ताकि जो किशोर हैं उनके बारे में लगातार बात हो सके। और उन्हें अगर किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग आपको लगता है कि बच्चे उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप स्वयं ही आगे बढ़ के उस पदार्थ के बारे में बताइए, उसके हानिकारक प्रभाव से अवगत कराइए, जिससे कि वह उन पदार्थों की तरफ आकर्षित ही ना हो। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, समालोचनात्मक सोच। समालोचनात्मक सोच हम किस प्रकार पैदा कर सकते हैं। एक तो पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ ये है कि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को देखना। किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को हम कब देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हम उसमें तथ्य ढूंढते हैं, और जो अगर हमें लगता है कि कोई गलत विचार है तो उनको हम गलत साबित कर सकते हैं, और साथ में तर्क संगत होते हैं। यानी जब हम कोई भी दावा करें तो उसके सबूत हम देने आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी हम दावा कर रहे हैं तो उसके सबूत क्या है, साथ में हमें उस दावे के सबूत मांगना भी आना चाहिए। उपलब्ध तथ्यों के निष्कर्ष किस प्रकार निकालने हैं और उसकी व्याख्या कैसे करनी है, उनको समझना कैसे है, यह है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच। इसके 2 प्रकार होते हैं, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक। वैज्ञानिक का अर्थ ये है कि आप साइंटिफिक थिंकिंग, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपको साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। साइंटिफिक थिंकिंग, जैसे हमने अभी चर्चा की कि साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब है कि आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होना चाहिए और किस प्रकार आपको उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बाय गिविंग अप द सॉल्यूशंस विच यू थिंक आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट प्रॉब्लम। अगर हम हिस्टोरिकल की बात करें, ऐतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक का अर्थ ये है कि हम इतिहास में जाके समझें कि ये इसका अर्थ क्या निकाला गया, यानी इतिहास में जाके हम उसका पक्ष और उसका जो अगेंस्ट है दोनों को समझ सकते हैं, उसके प्रोज एंड उसके अगेंस्ट दोनों हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसी पृष्ठभूमि है आपके पास कि जहां आप जाके हर चीज़ को समझ भी सकते हैं अच्छी तरह और उसको परख भी सकते हैं कि वहाँ जो हुआ। अक्सर इतिहास से आपको, अगर आप इतिहास में देखते हैं तो अक्सर इतिहास आपको समझा देता है कि क्या डिसीजंस होने की क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट हुए। तो यानी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या तो आप ऐतिहासिक सोच रख सकते हैं, इतिहास से समझ सकते हैं। अपना इतिहास का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री। यहाँ पे इतिहास का मतलब है व्यक्ति की हिस्ट्री, कम्युनिटी की हिस्ट्री, परिवार की हिस्ट्री, या फिर आसपास जो आपके लोग हैं, समाज, उसके भी इतिहास की हम बात कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम उसे किसी मानक के अनुसार परख सकें और उसकी सोच को उस प्रकार, उस कौशल को उस प्रकार सरलता से ले सकें। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच की बात करते हैं तो वह प्रासंगिक संदर्भ क्यों है,
इसका ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझना या समझाना ज़रूरी क्यों है। किशोर अवस्था और जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि जो किशोर अवस्था है उसमें कॉग्निटिव परिवर्तन हो रहे होते हैं, उसमें संज्ञानात्मक परिवर्तन हो रहे होते हैं। उसके परिणाम स्वरूप वह बच्चे की जो बुद्धि है वह इतनी समझदार हो जाती है कि वह उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ सके, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी वो कर सकता है और कॉग्निटिव थिंकिंग होने की वजह से वह उन चीज़ों को पर्सनलाइज हुए बिना समझ सकता है, यानी कि खाली इन्फॉर्मेशन को इन और आउट नहीं कर रहा होता बच्चा, बल्कि उस समय किशोर जो है उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन भी करना सीख चुका होता है। तो इसीलिए जो किशोर अवस्था है वह समालोचनात्मक सोच पैदा करने के लिए या फिर उसको उसमें सक्षम बनाने के लिए यह जो उम्र है वो सबसे अच्छी है। दूसरा, यह देखा गया है कि जो स्वलाचना है, यानी जो जब बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है तो यह देखा गया है कि वह इंडिपेंडेंस हो जाता है, वह स्वलाचन और प्रसंस्करण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग आने के बाद बच्चा ऑब्जेक्टिव हो जाता है और जो किशोर है वह उसका विषय विभिन्न क्षेत्रों में तो ज्ञान बढ़ता ही है, उसके अलावा जहाँ भी वह रहता है, जिस भी कम्युनिटी में रहता है, वह उसको रिस्पेक्ट करना और उसको क्रिटिकली लेना सीख जाता है। यानी कि वो सब्जेक्टिवली, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि यह सही है यह गलत है, इस तरह से नहीं कहता, उसमें क्या सही है क्या गलत है वह यह कहने के लायक बन जाता है। वह नए संयोजन विकसित करती है, जो आपकी समालोचनात्मक सोच है वह नए संयोजन विकसित करने की क्षमता बढ़ाती है। साथ में रणनीति या प्रक्रिया को स्वचालित रूप से उपयोग कैसे करना है इसकी क्षमता भी बच्चे के अंदर बढ़ाती है। रणनीति और प्रक्रिया का क्या अर्थ है? रणनीति और प्रक्रिया का अर्थ है कि बच्चा ये समझे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, यानी उसे किस तरह से रणनीति बनानी है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। रणनीति का अर्थ हमेशा ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, और रणनीति तभी बच्चा बना पाएगा अगर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग है। क्योंकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग है तो ये देखा गया है कि सोचने में स्पष्टता होती है, वह सटीक आंसर तक पहुंच सकता है, साथ में वह प्रासंगिक भी प्रोत्साहित होता है और तार्किक भी होता है। तो जब हम यहाँ पे जो हमारे अध्यापक हैं बहुत ज़रूरी है कि वे कक्षा में प्रासंगिक उनको होने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको तार्किक होने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको निष्पक्ष होकर भी किस प्रकार तार्किक रहा जा सकता है इस चीज़ के लिए कक्षा में प्रोत्साहित करें, और सोचने में स्पष्टता लाने के लिए प्रोत्साहित करें। सोचने में स्पष्टता लाने के लिए प्रोत्साहित किस प्रकार किया जा सकता है? इसका सीधा सा उपाय ये है कि हम उस समय सोचने में स्पष्टता लाने के लिए हम उस समय जो आपका किशोर है उसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रॉब्लम उसे दिखाएं कि ये प्रॉब्लम है और उसे समझाएं कि इस प्रॉब्लम का को आप कैसे समझते हो और उसके अलावा इसके क्या आंसर हो सकते हैं। यानी उसके साथ बैठ के प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसके साथ बैठ के स्टेप बाय स्टेप आंसर्स निकालना, उस मित्र बन के हमें उसे सोचने में स्पष्टता लाने के लिए एक्सरसाइजेस करानी होगी। हमें कक्षा में प्रॉब्लम्स उठानी होगी और उन प्रॉब्लम्स में स्पष्टता लाने के लिए बार बार एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि प्रोत्साहित करने का अर्थ कतई ये नहीं होता कि हमें उसे बार बार कहना है कि आपको सोचने में स्पष्टता लानी है, आपको सटीक होना है, आपको प्रासंगिक होना है। नहीं, इसका अर्थ ये है कि आपको अपनी कक्षा में ऐसे रूटीन में ऐसी चीज़ें करनी होंगी कि जिससे वो प्रोत्साहित हो। अक्सर देखा गया है कि जो अध्यापक वर्ग है वह कहता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके पास समय नहीं होता। मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि उस सब्जेक्ट में भी कोशिश करें कि कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो,
चाहे हम सोशल साइंस के टीचर हों, चाहे हम साइंस के टीचर हों, चाहे हम अंग्रेजी का अध्यापन कर रहे हों या हम हिंदी का अध्यापन कर रहे हों, उसमें हम सब में ही बच्चे की समालोचनात्मक सोच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। किस प्रकार से? यदि हम उसे इन्फॉर्मेशन ना दें, लेक्चर मोड से ना पढ़ाएं, परंतु उसको अपनी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और जो हमारा एजेंडा हो वो एजेंडा हो कि हमें किस प्रकार उसे सटीक होने में प्रोत्साहित करना है, उसको प्रासंगिक होने में प्रोत्साहित करना है, तार्किक होने में उसे किस प्रकार प्रोत्साहित करना है, निष्पक्ष होने में। यानी जो हमें टीचिंग, अपना जो लर्निंग टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको इस प्रकार लाना होगा कि हम उसे स्किल्स साथ साथ सिखाएं और साथ में इन्फॉर्मेशन तो दें ही। जब हम किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं मित्रों, इन्फॉर्मेशन तो बच्चे को आज की तारीख में कहीं से भी मिल सकती है। आज के समय में आपके पास किसी भी सर्च इंजन में जाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, गूगल से ले लीजिए, किसी भी सर्च इंजन से ले लीजिए, तो इन्फॉर्मेशन तो बच्चे के पास बहुत सारी है और अलग अलग माध्यम से आ रही है। परंतु आज के समय में जो ज़रूरत है किशोरों की, वह इन्फॉर्मेशन लेने की नहीं है, वह ज़रूरत है कि उस इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार यूज़ करना है एकेडमिक उपलब्धि के लिए। तो यहाँ पे लाइफ स्किल सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे उसको जीवन कौशल सिखाना उसकी अकादमिक उपलब्धि के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह प्रासंगिक है मित्रों। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जब उसको स्किल सिखा रहे हैं तो हम उसको आगे आने वाली लाइफ के लिए तो तैयार कर ही रहे हैं, जीवन के लिए तो तैयार कर ही रहे हैं, परंतु उसे आज के लिए भी प्रासंगिक समय में भी उसकी अकादमिक उपलब्धि में, उसके पीयर ग्रुप के साथ डील करने में, उसकी सोशल वैल्यू बढ़ाने में, उसकी अपने पर्सनल वैल्यू बढ़ाने में भी हम उसकी मदद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल महाभारत काल से अगर जो हम दें तो अर्जुन का ही दे सकते हैं। आपको याद होगा कि अर्जुन महाभारत में बहुत व्याकुल था, वह एक कुशल योद्धा था, उसकी सोच भी स्पष्ट थी कि उसे युद्ध करना है, परंतु उसे कन्फ्यूजन था। उसे कन्फ्यूजन क्यों था? क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे युद्ध करे। दूसरा कारण था कि उसे अपने जो पत्नी है द्रौपदी, उसके अपमान का भी बदला लेना था, तो इसलिए वह बटा हुआ महसूस कर रहा था। युद्ध के मैदान में भी वह निश्चित नहीं था कि वह किस प्रकार क्या स्टैंड ले, क्या वह अपनी पत्नी के अपमान के लिए उन सबका नाश कर दे, अपने रिश्तेदारों का, अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का नाश कर दे, या फिर अपनी पत्नी का जो अपमान हुआ था वह उसको भूल जाए। इसमें जो श्री कृष्ण सलाहकार बन के आए और उन्होंने जो परामर्श दिया, जो इतिहास बन गया, वह एक क्रिटिकल थिंकिंग है। ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसको ये समझाया कि उस समय उसकी ड्यूटी क्या है। उसको ये नहीं सोचना है पर्सनल होके कि वो ये क्यों कर रहा है, बल्कि गीता जो पूरी महाभारत जो लिखी गई, जिस कारण से लिखी गई, गीता जो लिखी गई, उसमें पूरा क्रिटिकल थिंकिंग है। तो मित्रों, हमारा तो कल्चर ही ऐसा है कि जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हमारे इतिहास में भी है और साथ में हमारे इतिहास में होने के साथ साथ हमारे परिवेश में भी है, और इसीलिए हमारे लिए ये डेवलप करना अपने बच्चों में मुश्किल नहीं हो सकता। अब हम बात करना चाहेंगे रचनात्मक में। रचनात्मक समस्या क्या होती है, उसको किस प्रकार अपग्रेड करना चाहिए, और रचनात्मक समस्या किस प्रकार बच्चे को ईंधन देती है, किस प्रकार उसकी क्षमताओं को बढ़ाती है, रचनात्मक सोच हमें किस प्रकार बढ़ानी है, ये हम बात करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करके आपको बताती हूँ कि आज हमने क्या बात की। आज हमने किशोर अवस्था का इससे पहले जो हमने व्याख्यान किए थे, किशोर अवस्था के बारे में बात की थी और साथ में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। तो आज हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे डेवलप होनी चाहिए, किशोरों के लिए क्यों आवश्यक है, और शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट हम बच्चों को कैसे सिखाएं,
और हमने बात की कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो प्लीज़ याद रखिएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये समझें कि स्ट्रेस का कारण क्यों है और उस कारण को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।